और आज हमारे साथ नीलेश ओझा जी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। एसएसआर वॉरियर और हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का क्या हो रहा है और कौन है जो समीर वानखेड़े को जेल भेजना चाहता है। क्यों समीर वानखेड़े को परेशान किया जा रहा है? समीर वानखेड़े को परेशान करने वाले लोग कौन हैं? क्या कोई बहुत बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है? क्या उस गैंग की एंट्री सरकारी संस्थाओं में है, जैसे ईडी में, जैसे सीबीआई में, जैसे अन्य जांच एजेंसी में? यह कहना उचित होगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। लेकिन क्या ईडी, सीबीआई या और कोई जो एजेंसी है, खासतौर से मुंबई पुलिस, इन सबके ऊपर किसी न किसी का कोई ना कोई दबाव है क्या? और इस दबाव का फलसफा क्या है? इस दबाव से होने वाला क्या है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नीलेश जी, जो बात मैंने अभी कही, क्या कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए, अभी रिया चक्रवर्ती का क्या होगा ये सीबीआई और एसआईटी, ये दोनों जितना फास्ट काम करेंगे उतना जल्दी उसके खिलाफ एक्शन होगा। सारा मैटर वहां आके रुक गया है पॉलिटिकली। लेकिन इसका एक सेकंड एंगल है, मतलब जो पहले केस का जो विषय था जहां आकर रुक गया था, लेकिन एक सेकंड एंगल जो अभी चर्चा में आया है, जो विषय रिसेंट है, जिसमें कल सुनवाई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो है समीर वानखेड़े जी का केस, जिनको ईडी ने समझ दिया है। अब जो ईडी ने समझ दिया है, वो समन्स में समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का जो इंटरिम रिलीफ है वो मिला हुआ है, और कल उसकी सुनवाई है। फर्स्ट ऑन बोर्ड मैटर है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब इस केस का जो मेन संबंध आ रहा है, जैसा कि उसका मेन कनेक्शन रिया से ही है और भी अन्य फैक्टर है, वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्राइम नंबर 15 ऑफ 2020। इस मतलब ये क्राइम रजिस्टर हुआ था बेसिकली रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण एंड अदर बॉलीवुड जो भी थे, रकुलप्रीत सिंह वगैरह। ये किसके आधार पे रजिस्टर हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है कि ईडी एक केस की तहकीकात कर रही थी। उन्होंने रिया चक्रवर्ती के चैट्स रिकवर किए मोबाइल से। उसमें फिर सारी चीजें बाहर मतलब ये आ गई कि ये जितने हैं, दीपिका पादुकोण से लेकर ये इन सब लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वो सब लोग अपना ड्रग्स लेने का वगैरह सारी बातें वो सब कर रहे हैं। जो ड्रग्स से रिलेटेड पूरे चैट्स वगैरह थे और कई चीजें थी, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसमें सेकंड थिंग ये थी कि उनके रिया चक्रवर्ती के और आदित्य ठाकरे के रिलेशन के बारे में भी उसमें चैट्स में आया था कि जो वो डिनाई कर रहे थे कि मैं उसको नहीं जानती, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं मैं रिया को नहीं जानता, तो वो एक पार्ट था। अब वो जब उसका इंक्वायरी स्टार्ट हुआ तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ज्ञानेश्वर सिंह है, अभी आरोपी उनके पास पहुंचेगा, ज्ञानेश्वर सिंह ने आरोपी को बात करके तय किया, वो उनको पता कि उसमें एक डील हुआ। जो समीर वानखेड़े के सीनियर अधिकारी है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह, तो उन्होंने समीर वानखेड़े के ऊपर एक आरोप लगाकर वो सारे मैटर खुद के पास ले लिए जितने थे, और लेने के बाद में 25 करोड़ रुपया दीपिका पादुकोण से ले लिया। मांगा ज्यादा था, 40 करोड़ कुछ ले दे के उसका जो डील हुआ, सेटलमेंट हुआ 25 करोड़ पे। और ऐसा सबसे जो उनको लेना था वो उन्होंने लिया। इसका डिटेल कंप्लेंट खुद समीर वानखेड़े ने अपने
लेटर हेड पर सीबीआई को दिया है, ये पार्ट ऑफ सीबीआई रिकॉर्ड है। और मतलब इस वो समीर वानखेड़े जी के सबूत उन्होंने दिए हुए, और ये एक केस का नहीं है, आर्यन खान के केस का भी डिटेल्स है कि कैसा इसने 420 किया। और सबूत होते हुए भी खुद के पास जब मामला गया, इसी ज्ञानेश्वर सिंह ने आर्यन खान को बचाने के लिए उसका नाम हटा दिया उसमें से, वो केस से एक बोगस रिपोर्ट तैयार किया। उसमें और एक खुलासा है कि चार्जशीट जो बनी हुई थी डिपार्टमेंट की, वो चार्जशीट कैंसिल की गई। उसका भी ऑफिसर के साथ में पूरा मोबाइल रिकॉर्डिंग वगैरह डिटेल दिया है, वो सब सारे न्यूज़पेपर में छपकर आया था, तो वो भी दिया है। तो वो एक बाहर से रिपोर्ट बनवा के लाया और कहा कि ये प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, तो ये ज्ञानेश्वर सिंह के कारनामे। और दूसरे एक मेरे ख्याल से मोहक जायसवाल और उसका केस था, उसमें 90 लाख रुपए किसी से लिए, या ऐसे उनके सब डिटेल्स है, किससे कोई किससे ये करोड़, किससे उतने करोड़, ऐसा सब डिटेल्स है। अब सवाल यह है कि हमको दो बातों से मतलब है। सीबीआई को जब इतने डिटेल दे दिए गए, तो सीबीआई ने अभी तक ज्ञानेश्वर सिंह पे एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया एंटी करप्शन का और अदर सेक्शंस का? ईडी इसमें क्यों नहीं आई है ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ? अगर किसका 1 करोड़ का मामला है तो सिर्फ ईडी आ जाती है, यहाँ तो सैकड़ों करोड़ का आरोप लग रहा है इनके ऊपर। मतलब जब एक तो 25 करोड़ का तो डायरेक्ट है दीपिका पादुकोण का, तो ऐसे कितने हैं इसमें? शाहरुख खान से कितने लिया? तो ये सारी चीजें हैं। तो इन सारे चीजों का डायरेक्ट कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड है सीबीआई के पास में, गिवन बाय श्री समीर वानखेड़े, द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल ऑफ एनसीबी मुंबई जोन। तो ये जो विषय एक ही तार निकल के सामने आता है, चाहे रिया चक्रवर्ती हो या और अन्य कोई ग्रुप हो, उन आरोपियों को बचाने के लिए समीर वानखेड़े को फंसाया गया है, ये प्राइमा फैसी दिख रहा है। और 2 ही लाइन से क्लियर होता है, बस 2 ही बात। इनका कहना है शाहरुख खान से समीर वानखेड़े ने डील किया था, 50 लाख रुपए एडवांस लिया था। अगर उनके आरोप सही है तो ब्राइब देने वाला, रिश्वत देने वाला पहला आरोपी होता है, तो पहला आरोपी शाहरुख खान, उनकी सेक्रेटरी पूजा दादलानी, तीसरा बेनिफिशियरी आर्यन खान, ये पहले आरोपी होने चाहिए थे, वो आरोपी नहीं है। और सेकंड थिंग, उन्होंने खुद, आर्यन खान का एफिडेविट कोर्ट में है, शाहरुख खान, पूजा दादलानी, उनका खुद का कहना है कि हमने कोई पैसे नहीं दिए, और जहां ऑन रिकॉर्ड उनका कोई कंप्लेंट नहीं है। ऐसे कंडीशन में ये साफ हो जाता है कि इस केस में आरोपियों को बचाने के लिए समीर वानखेड़े को फंसाया गया। और जैसा कि अभी आपने फोटो दिखाया, करण जौहर भी बहुत बड़ा आरोपी है इस केस में, कि ये ड्रग्स वाले केस में भी है, और जो सीबीआई के पास में सुशांत सिंह राजपूत जी का रिटर्न डायरी है, उस डायरी में ये करण जौहर का डिटेल लिखा गया है। तो अभी कुछ बातें बोलना अभी ठीक है, फिलहाल ठीक नहीं है। तो ऐसी कौन सी सर्विस चाहिए थी करण जौहर को जो सुशांत सिंह राजपूत ने देने से मना किया, जिसके वजह से उसके पीछे लग गया था करण जौहर? तो ऐसी कई बातें हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। और ऐसे कौन सा दिल्ली का अधिकारी था जिसके थ्रू करण जौहर इस मामले में, पूरे मामले की जांच को भटका रहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।